हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी टीजीटी या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे हम हिंदी के आदिकाल के बारे में। तो अगर इसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आदिकाल के बारे में देखते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास यानी कि आदिकाल। तो आदिकाल का नामकरण किसने किया है? तो विभिन्न इतिहासकारों द्वारा आदिकाल का नामकरण निम्न अनुसार किया गया है। तो एक साइड होंगे इतिहासकार यानी कि जिसने नामकरण किया है, दूसरी साइड क्या होगा? नामकरण यानी कि किस इतिहासकार ने आदिकाल को क्या नाम दिया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? तो इन्होंने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। तो ये पूछा जा सकता है कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? तो वीरकाल कहा है। अगला क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज बापन काल कहा है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है? तो संधि और चारण काल कहा है। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किसने क्या नाम दिया है आदिकाल को। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है? आदिकाल को संधि काल और चारण काल कहा है। अगला क्या है? राहुल संकृत्यायन। तो राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल कहा है। नेक्स्ट क्या है? मिश्र बंधु है। तो मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या कहा है? आरंभिक काल कहा है। तो ये भी पूछा गया है कि आरंभिक काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने कहा आरंभिक या प्रारंभिक काल। अगला क्या है? गणपति चंद्र गुप्त है। तो गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है? आदिकाल को आरंभिक या प्रारंभिक काल कहा है या शून्य काल कहा है। नेक्स्ट कौन आते हैं? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आते हैं और इन्होंने आदिकाल को वीरकाल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? वीरकाल नाम दिया है। नेक्स्ट कौन है? धर्मेंद्र वर्मा है। इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है? तो अपभ्रंश काल कहा है। और इनसे रिलेटेड भी अभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था धीरेन्द्र वर्मा से। नेक्स्ट क्या आते हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इन्होंने भी क्या कहा? आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो एक तो धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है, दूसरा किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है? ग्रियेशन। तो ग्रियेशन ने आदिकाल को क्या कहा है? चारण काल कहा है। डॉक्टर ग्रियेशन जॉर्ज ग्रियेशन ने क्या कहा है? आदिकाल को चारण काल कहा है। नेक्स्ट क्या आते हैं? पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। तो पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने आदिकाल को क्या कहा है? अंधकार काल कहा है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है? रामशंकर शुक्ल। तो रामशंकर शुक्ल ने क्या कहा? आदिकाल को जय काव्य काल कहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जय काव्य काल किसने कहा है? तो रामशंकर शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट कौन है? राम खिलावन पांडे। तो राम खिलावन पांडे ने क्या कहा है? आदिकाल को तो संक्रमण काल कहा है। इस सारे इतिहासकार और उनके द्वारा दिया गया नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है? हरिश्चंद्र वर्मा। तो हरिश्चंद्र वर्मा ने क्या कहा है? आदिकाल को संक्रमण काल कहा है। नेक्स्ट कौन आते हैं? मोहन अवस्थी आते हैं। इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है? आधार काल कहा है। अगला देखते हैं आगे। नेक्स्ट आते हैं शंभुनाथ सिंह। तो इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है? प्राचीन काल कहा है। अगले कौन आते हैं? वासुदेव सिंह। इन्होंने आदिकाल को उद्भव काल कहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उद्भव काल आदिकाल को किसने कहा है? तो वासुदेव सिंह ने कहा है। नेक्स्ट कौन आते हैं? राम प्रसाद मिश्र आते हैं और इन्होंने आदिकाल को संक्रांति काल कहा है। अगले कौन से आते हैं? शैलेंद्र जैदी आते हैं। इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है? तो आविर्भाव काल कहा है। नेक्स्ट कौन से आते हैं? हरीश ने आदिकाल को क्या कहा? उत्तर अपभ्रंश काल कहा है। इन्होंने क्या कहा है? उत्तर अपभ्रंश काल कहा है। जबकि धीरेन्द्र वर्मा ने क्या कहा था? तो अपभ्रंश काल कहा था। हरीश ने क्या कहा? उत्तर अपभ्रंश काल कहा। नेक्स्ट देखते हैं अगले कौन से आते हैं? बच्चन सिंह आते हैं। इन्होंने क्या कहा है आदिकाल को? तो इन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काल या जातीय साहित्य का उदय कहा है। क्या कहा है? जातीय साहित्य का उदय या अपभ्रंश काल कहा है। किसने? बच्चन सिंह ने कहा है। अगले कौन से? श्याम सुंदर दास हैं। इन्होंने आदिकाल को क्या कहा? वीरकाल और अपभ्रंश काल कहा है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वीरकाल या अपभ्रंश काल आदिकाल को किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने कहा है। ये थे कुछ मोस्ट इतिहासकार इम्पोर्टेंट यानी कि कवि और उनके द्वारा दिए गए आदिकाल के विभिन्न विभिन्न नाम। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है? हिंदी का सर्वप्रथम कवि कौन थे? तो विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का पहला कवि किसे माना गया है? तो देखते हैं किस कवि ने किसको हिंदी का पहला कवि माना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो सरहपा को माना है। और सरहपा का टाइम पीरियड
कब था? तो 769 ईस्वी था। नेक्स्ट कौन है? शिव सिंह सेंगर के अनुसार। तो शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पुष्प या पुण्य को माना है। 10वीं शताब्दी के थे। नेक्स्ट कौन से हैं? गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। तो गणपति चंद्र गुप्त ने किसको माना है? शालिभद्र सूरी को माना है और ये 1184 ईस्वी के लगभग आसपास के थे। नेक्स्ट कौन है? रामकुमार वर्मा के अनुसार। तो रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को क्या माना है? हिंदी का पहला कवि माना है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें? हम पढ़ रहे हैं कि किस कवि ने किसको हिंदी का पहला कवि माना है। तो हम पढ़ चुके हैं राहुल शंकरत्यायन ने सरहपा को, शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्प या पुण्य को, गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को, रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को। नेक्स्ट देख लेते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है? तो अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है और इनका कितना? 13वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्या है? बच्चन सिंह के अनुसार। तो बच्चन सिंह ने विद्यापति को माना है, 15वीं शताब्दी के थे विद्यापति। नेक्स्ट देख लेते हैं तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको माना है? तो राजा मुंज को माना है। ये भी पूछा गया प्रीवियस ईयर में कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो राजा मुंज को माना है। नेक्स्ट कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो इन्होंने किसको माना है? इन्होंने भी राजा मुंज व भोज को माना है। नेक्स्ट देख नोट क्या है? तो सर्वमान्य रूप से राहुल शंकरत्यायन जी द्वारा स्वीकृत सिद्ध कवि सरहपा को माना जाता है। यानी कि सिद्ध कवि कौन है? सरहपा को ही क्या माना जाता है? हिंदी का पहला कवि माना जाता है या सर्वप्रथम कवि कहा जाता है। तो ये आप नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि राहुल शंकरत्यायन के अनुसार, यानी कि जो राहुल शंकरत्यायन जी ने हिंदी का जिसे पहला कवि माना था उसी सर्व स्वीकृति से स्वीकार कर लिया गया है। तो हिंदी का पहला कवि किसे माना गया है? तो सरहपा या सरहपाद बोला जाता है इनको। नेक्स्ट देख लेते हैं रास जन साहित्य की प्रमुख रचनाएं। तो देखते हैं क्या है रचनाएं। तो एक साइड है रचना का नाम और दूसरी साइड क्या है? रचनाकार का नाम। तो देख लेते हैं जन साहित्य की प्रमुख रचनाएं, रास या जैन साहित्य की प्रमुख रचनाएं। तो देखते हैं सबसे पहले भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? तो शालिभद्र सूरी हैं और ये 1184 ईस्वी की रचना है। नेक्स्ट कौन है? 5 पांडव चरित रास। तो इसकी रचना किसने की? इसकी भी शालिभद्र सूरी ने की और कब की है? तो 14वीं शताब्दी में की है। अगली कौन सी आती है? तो बुद्धि रास आती है और इसकी रचना भी किसने की है? शालिभद्र सूरी ने की है। तो भारतेश्वर बाहुबली रास, 5 पांडव चरित रास और बुद्धि रास, इसकी रचना किसने की है? तो इन तीनों की रचना किसने की है? शालिभद्र सूरी ने की है। नेक्स्ट कौन से आते हैं? अगले आते हैं चंदनवाला रास। तो चंदनवाला रास की रचना किसने की है? तो आशुक, कवि आशुक ने की है या आशुक से भी आप याद रख सकते हैं। तो कवि आशुक ने किसकी की है? चंदनवाला रास की। आप इसको चंदनवाला रास को कैसे याद रखेंगे कि जब हम चंदन लगा लेते हैं तो क्या आती है? सुगंध आती है। तो आ का आ हटा दो अगर आप आशुक में से तो क्या होगा? सगु। तो हम अगर चंदन लगा लेते हैं तो क्या आती है हमें? सुगंध आती है। तो इससे आप याद रख सकते हैं चंदनवाला रास आशुक। आशुक कवि की रचना है। नेक्स्ट कौन सी है? जीव दया रास। ये भी किसकी है? कवि आशुक की रचना है। जीव दया रास और चंदनवाला रास ये किसकी हैं? दोनों आशुक की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं अगली कौन सी? स्थूलीभद्र रास। स्थूलीभद्र रास किसकी है? तो जिनधर्म सूरी की। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? भारतेश्वर बाहुबली रास, एक किसकी थी? तो शालिभद्र सूरी की। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? स्थूलीभद्र रास, एक किसकी रचना है? तो जिनधर्म सूरी की रचना है। 1209 ईस्वी के आसपास की रचना है। नेक्स्ट कौन सी है? रेवंतगिरी रास, ये किसकी रचना है? तो विजय सेन सूरी की रचना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रेवंतगिरी रास किसकी रचना है? तो विजय सेन सूरी की रचना है। नेक्स्ट कौन सी है? नेमिनाथ रास सगुण सुमति गणी। सुमति गुणी बोलते हैं, कहीं इनको गण लिखा गया है। तो नेमिनाथ रास किसकी है? सुमति गुणी की या सुमति गणी की बोल सकते हैं आप। 1231 ईस्वी की रचना है। नेक्स्ट कौन सी है? गौतम स्वामी रास, ये किसकी? उदयवंत या विजय भद्र की रचना है। तो गौतम स्वामी रास किसकी रचना है? उदयवंत या विजय भद्र की रचना है। अगली कौन सी है? तो उपदेश रसायन रास, ये किसकी है? जिनदत्त सूरी की है। किसकी? जिनदत्त सूरी की। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि रसायन कौन ला सकता है? तो कोई जिन ही ला सकता है, कोई विशेष प्रकार का रसायन। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि उपदेश रसायन किसकी है? तो जिनदत्त सूरी की है। नेक्स्ट कौन सी है? कच्छुली रास किसकी है? तो प्रज्ञा तिलक की है। नेक्स्ट कौन सी है? जिन पद्म सूरी रास किसकी है? तो शार मूर्ति की है। अगला क्या आता है? करकंड चरित रास किसकी रचना है? तो कनकामर मुनि की है। किसकी है? कनकामर मुनि की है। अगला कौन सा है? आबू रास किसकी है? पल्हड़ की है। नेक्स्ट देखते हैं
अगली कौन सी है? गय सुकुमाल रास किसकी है? तो देलहर देवेंद्र सूरी की है। नेक्स्ट कौन सी है? समरा रास अम्बदेव सूरी की है। अगली कौन सी है? तो अमरा रास किसकी? अभय तिलक मणि की है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं थी और उनके रचनाकार थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।